गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम। देखिए हमारी ये 10वीं क्लास है, 10th क्लास है। अब तक हमने काफ़ी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में, वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए हमको प्रोसेस तो समझ में आ गए कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की जहाँ तक बात की जाए, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है एक डेफिनेट इंटरमीडिएट स्टेप्स को लेकर, ठीक है। जो इंटरमीडिएट स्टेप है उस एक डेफिनेट इंटरमीडिएट स्टेप को लेकर जा रहा है और वापस से वो उन्हीं स्टेप्स को लेकर अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए, सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग भी अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए, तो ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा वो कहलाएगा रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड जो है इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन वाले केस में क्या होगा, उसमें सराउंडिंग अपनी इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आता है। तो फर्स्ट की हम डेफिनेशन देखते हैं रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन की। सबसे पहले देखिए रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन में रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन if system changes one state to another state by certain intermediate step and system to its initial state by same intermediate step. Additionally, surrounding also comes to its initial state. Then this type of transformation is called reversible ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगी। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस जब हमने पढ़ा था उसमें भी हमने यही चीज़ समझी थी कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो एक से ज़्यादा मतलब एक डायरेक्शन में ही नहीं जाते, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, उसको रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन में भी यही होता है कि ये वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाते हैं सेम स्टेप्स को फॉलो करके। जैसे वो वन स्टेट से दूसरे स्टेट में गए थे, जो उन्होंने इंटरमीडिएट स्टेप लिया था उसी इंटरमीडिएट स्टेप को फॉलो करके वापस से अपनी
इनिशियल स्टेट में आ जाएगा सिस्टम, और सिस्टम के साथ सराउंडिंग भी अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कहलाएगा रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अगर सराउंडिंग जो है अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं आता है, सराउंडिंग अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं आएगा, तो वो वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा वो कहलाएगा इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले इसको नोट करें, उसके बाद इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि मैंने ये बताया, अगर सराउंडिंग अपनी वापस से इनिशियल स्टेट में नहीं आता तो जो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा वो कहलाएगा इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, इफ सराउंडिंग does not comes to its initial state, then this transformation is called irreversible ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने जब इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा था तो उसमें भी हमने यही चीज़ देखी थी कि वो वन डायरेक्शन में कंडक्ट हो रहा था प्रोसेस, तो यानी यहाँ पर भी वापस से हमें इनिशियल स्टेट सराउंडिंग ही नहीं मिल रही है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है वर्क इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर हेडिंग जो है उसमें एक वर्ड आया है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस में बताया था, आइसोथर्मल होता है जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर हम एक सिस्टम को कंसिडर कर लेते हैं, कोई भी एक गैसियस सिस्टम है जिसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि मैंने मान लिया V1 से V2 वॉल्यूम जा रहा है, यानी यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो वर्क है एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम V1 से V2 तक। सेकंड, इसी प्रोसेस में जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है V2 से V1 तक। तो ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहलाएगा रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है हमें कांस्टेंट मानना है। सिस्टम
सपोज गैस एक्सपेंडेड फ्रॉम V1 टू V2 एंड यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला जो है उसमें गैस एक्सपेंड कर रही है V1 से V2 तक। इसके बाद हम इस गैस को मान लेते हैं देन कंप्रेस फ्रॉम V2 टू V1 टोटल वर्क ऑफ साइकिल इज, देखिए साइकिल यहाँ पे क्या है, साइक्लिक एक प्रोसेस हो गया, वापस से हमने इनिशियल स्टेट V1 साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी रिवर्सिबल टोटल वर्क ऑफ इसको साइकिल की जगह आप इसको पूरी हेडिंग ही ले लें, वर्क ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये प्रोसेस एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हम इनिशियल स्टेट को वापस से आता हुआ देख रहे हैं। V1 से स्टार्ट हुआ था, V2 तक गया, एक्सपेंड हुआ, सेकंड जो है V2 से V1 वापस से कंप्रेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो टोटल वर्क आएगा, वर्क या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में W में ही कंसीडर कर लेते हैं, W ही मान लेते हैं, डिनोट कर देते हैं, और ये हो गया साइक्लिक W। एक तो है एक्सपेंड, तो EXP लिख रही हूँ उसके लिए, और W हो गया कंप्रेस। एक्सपेंड और कंप्रेस का सम हो जाएगा W साइक्लिक यानी टोटल वर्क जो पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का निकलेगा। देखिए सबसे पहले जो गैस है वो एक्सपेंड कर रही है V1 से V2 तक, तो उसी को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कहीं नहीं आएगा। अब नेक्स्ट में क्या है, गैस जो है वो कंप्रेस कर रही है, देन कंप्रेस, यहाँ पर ये 2 नहीं है, ये 1 है, ठीक है ना, तो V2 से V1 तक, ये हो गया W साइक्लिक। अब यहाँ पे देखिए अगर मुझे लिमिट जो है उसको रिवर्स करना है तो यहाँ पर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो मैं लिमिट को इन्वर्स करना चाहूँगी यहाँ पर, ताकि मुझे सेम लिमिट मिल सके दोनों तरफ। अब देखिए दोनों जो लिमिट है V1 से V1 और ये V2 से V2, यहाँ पर आ रहा है ना, V1 से V2 लिमिट है, इसकी भी V1 से V2 लिमिट है, साइन चेंज हो गया, यहाँ पर ये सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो ये W जो साइक्लिक है वो इक्वल हो जाएगा 0 के। तो इस तरह से हमारा जो वर्क इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन इज 0। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू जो है हमारी 0 आ गई है वर्क इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इसको भी नोट डाउन करें और लास्ट में इसको ये वाला जो टर्म है इसको ब्रैकेट में डाल दें।
ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था वर्क, वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी। एनर्जी एक बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। एनर्जी, देखिए एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज ए कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा ही एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। अब यहाँ पे हम जानते हैं जो एनर्जी है वो बहुत सारे फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि थर्मल एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी है इसके बारे में आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो दो तरह की हो सकती है, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी भी बॉडी के मोशन से डेवलप होती है। ठीक है, किसी भी बॉडी के मोशन से जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी बॉडी के पोजीशन से उत्पन्न होती है या उस पर निर्भर करती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए इसके आगे, इट इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी आर मैनी टाइप्स कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो हम बेसिकली अब देखिए दो एनर्जी की यहाँ बात करेंगे, केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले देखिए मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज ब्रॉडली classified in two types। दो टाइप्स में ब्रॉडली क्लासीफाई होता है, जैसे कि मैंने ये बताया। एक तो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले तो इसको नोट करें, उसके बाद मैं आपको इन दोनों की भी डेफिनेशन बताती हूँ, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की। सबसे पहले अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो उसकी डेफिनेशन देखिए। काइनेटिक एनर्जी KE, it is energy of body due to its motion। किसी भी जो बॉडी है उसके मोशन से, इट इज़ ए एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी, जिसे शॉर्ट में PE भी लिखा जा सकता है। इट इज़ एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन स्पेस। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर
जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है उसे दो भागों में या टू पार्ट्स में डिवाइड होते देखा। एक तो था काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोशन से होती है किसी भी बॉडी के, ये किससे होती है, पोजीशन। ठीक है, तो ये एक बेसिक है इसका, इतना आप याद करें अच्छे से, तो इसको नोट डाउन करें। देखिए नेक्स्ट जो है वो है केमिकल एनर्जी, उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल एनर्जी कितने टाइप्स की होती है, क्या है। देखिए जो केमिकल एनर्जी है वो भी ब्रॉडली दो भागों में बढ़ती है, टू टाइप्स हैं। एक तो है एक्सटर्नल एनर्जी और दूसरा है इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट का। इंटरनल एनर्जी पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है एज ए शॉर्ट नोट, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बेसिक इंटरनल एनर्जी पता होनी चाहिए पहली चीज़ तो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पे खुद पे क्वेश्चन आता है। और आगे आप जितनी भी क्वेश्चंस करोगे, जितनी भी आपकी डेरिवेशंस होगी, उसमें इंटरनल एनर्जी जरूर आएगी एज ए एनर्जी। ठीक है, जहाँ पर भी थर्मोडायनेमिक्स से बात हो रही है एनर्जी की, ई शब्द आ रहा है तो इसका मतलब है वहाँ इंटरनल एनर्जी मौजूद है। तो जो केमिकल एनर्जी है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल एनर्जी, वन इज एक्सटर्नल एनर्जी एंड सेकेंड इज इंटरनल एनर्जी। जो एक्सटर्नल एनर्जी होती है वो सम होती है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का। टोटल जो केमिकल एनर्जी जो दो भागों में बटी है, एक्सटर्नल एनर्जी, जो एक्सटर्नल एनर्जी है सम है, एक्सटर्नल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दो एनर्जीज का सम है। तो यहाँ पे देखिए केमिकल एनर्जी इट इज ब्रॉडली classify in two types, one external energy and second internal energy। ये वाला जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और डिटेल से बताऊंगी। सबसे पहले हम एक्सटर्नल एनर्जी की बात करेंगे। तो एक्सटर्नल एनर्जी क्या है, देखिए जो एक्सटर्नल एनर्जी है सम है दो एनर्जी का, जो कि है एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल एनर्जी है उसके अंदर ही हम मैकेनिकल एनर्जी को देखते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम हो जाती है एक्सटर्नल एनर्जी। और जनरली क्या होता है कि जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है थर्मोडायनेमिक्स में, तो यहाँ पर ये वाली जो एक्सटर्नल एनर्जी है इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और पूरी जो थर्मोडायनेमिक्स में है हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो फर्स्टली देखिए जो एक्सटर्नल एनर्जी है it is sum of kinetic
एनर्जी के ई एंड पोटेंशियल एनर्जी PE. This energy is of little importance. So generally external energy is neglected. ठीक है, तो जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो सम है काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, इन दोनों का सम है और ये बहुत कम इम्पोर्टेंस रखती है, तो इस वजह से इसे नेगलेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल एनर्जी। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो होती है किसी भी जो एटम है, एटम मौजूद है मॉलिक्यूल के अंदर, तो जो मॉलिक्यूल है उसके ट्रांजिशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशन के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है इंटरनल एनर्जी। इसे ई या यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली ई लिखा जाता है, लेकिन कुछ बुक्स में आपको कैपिटल यू से भी इसे डिनोट करते हुए आपने देखा होगा। इसकी जो यूनिट होती है इंटरनल एनर्जी की वो होती है जूल या किलो जूल। तो ये वाला जो टॉपिक है इसके बारे में मैं आपको और डिटेल से बताऊंगी, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने एनर्जी पढ़ा और इससे पहले हमने पढ़ा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।